नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह के पाठ जामुन का पेड़ को सरल शब्दों में समझेंगे, जिसके लेखक कृष्ण चंद्र जी हैं। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र जी की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगती हैं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। यह पाठ यही स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यप्रद है। रात को तेज आंधी चलने से सचिवालय के पार्क में खड़ा जामुन का पेड़ गिर जाता है। सुबह माली जब आकर देखता है कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है, वह तुरंत यह सूचना चपरासी को देता है। चपरासी दौड़ता हुआ क्लर्क के पास गया, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास और सुपरिटेंडेंट दौड़ता हुआ लॉन में आया। इस तरह कुछ ही मिनटों में दबे हुए उस आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुनों की याद आ रही थी कि इस पेड़ के रसीले जामुन हम खाया करते थे। तभी माली ने उस आदमी के बारे में पूछा जो पेड़ के नीचे दबा हुआ था। उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था, लेकिन तभी वह दबा हुआ आदमी कराते हुए बोल पड़ता है। माली ने सुझाव दिया कि पेड़ को हटा देते हैं, परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। उसने कहा कि बिना इजाजत के हम यह पेड़ नहीं हटा सकते। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से होते हुए मिनिस्टर के पास तक पहुंच गई। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। यहाँ लेखक सरकारी कार्यालयों तथा अधिकारियों की कार्यशैली पर व्यंग करता है कि बड़े अधिकारी कागजी नियमों को तो पूरी कड़ाई से पालन करते हैं, परंतु यथार्थ में वो कुछ नहीं करते। छोटे छोटे कार्यों तथा संवेदनशील मामलों की भी फाइल बना दी जाती है, जो एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास तथा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक घूमती रहती है। ऐसा ही यहाँ हुआ कि इसी पूछने और जवाब आने में आधा दिन बीत गया। दोपहर तक पेड़ की चारों ओर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी अनुमति के बिना पेड़ हटाना चाहते थे, लेकिन उसी समय सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा कि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, क्योंकि यह काम कृषि विभाग का है। पेड़ भाई टूटा है, पेड़ गिरा है, तो यह काम तो कृषि विभाग का है। दूसरे दिन कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी वापस व्यापार विभाग पर ही डाल दी कि ये तो आपके परिसर में था। व्यापारी विभाग ने पुनः कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइल इसी प्रकार चलती रही। शाम को इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग अर्थात उद्यान कृषि विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि जामुन का जो पेड़ गिरा था वो फलदार पेड़ था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार था। पेड़ के चारों तरफ पुलिस का पहरा था, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को उस दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी, क्योंकि 2 दिन हो गए थे और सभी सिर्फ कागजी कार्रवाई में लगे हुए थे, फाइल को ही पूरा करने में लगे हुए थे। कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। हर कोई दूसरे विभाग पर इस कार्य को टाल रहे थे और वो
व्यक्ति जो उस जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उसकी स्थिति को देखकर उस पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को इजाजत दे दी कि तुम इस आदमी को खाना खिला दो। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। कि उसने उसको आश्वासन दिया कि कल तक फैसला हो जाएगा और तो उसके बाद तुम्हें इस पेड़ के नीचे से निकाल लिया जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा कि अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने बताया कि वह लावारिस है। माली इस बात पर दुख प्रकट करता है और वहां से चला जाता है। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है। इस कारण जामुन के पेड़ को हम काटने की इजाजत नहीं दे सकते। इस समय तो सरकार पेड़ लगाने पर जोर दे रही है और इस समय अगर हम इस फलदार वृक्ष को काटेंगे तो यह उचित नहीं है, तो हम ये आज्ञा नहीं दे सकते। जब हार्टिकल्चर विभाग पेड़ काटने से मना कर देता है तो वहां खड़े हुए लोग पेड़ को बचाने के लिए अपने अपने सुझाव देने लगते हैं। एक मनचले ने तो आदमी को ही काटने की बात कह दी। उसने कहा क्योंकि इससे तो पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की कि ऐसे तो वह मर जाएगा, कि मैं मर जाऊंगा भाई, इस तरह से तुम अगर पेड़ नहीं काटोगे, मुझे काटोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो जिसने उस आदमी को काटने का सुझाव दिया था उसने अपना तर्क दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, कि इतनी प्रगति हो चुकी है कि यदि आदमी को बीच में से काटकर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग में भेजी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है और ऑपरेशन भी सफल हो जाएगा, किंतु आदमी मर जाएगा, कि ये कार्य हो तो जाएगा लेकिन इस व्यक्ति की जान बचने की संभावना नहीं है। अतः प्लास्टिक सर्जरी का फैसला भी रद्द हो गया। रात को माली ने जब उस दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डाली और उसे बताया कि अब तो मामला ऊपर चला गया है, कि अधिकारियों तक ये मामला पहुंच गया है और सुना है कल सेक्रेटरिएट में सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और वहां केस को सुलझाने की संभावना है, कि वहां उम्मीद है कि ये केस सुलझ जाएगा, कि आगे क्या करना है ये वहां जाकर ही तय होगा। विभागों की लेट लतीफी को देखकर पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी एक शेर सुनाता है। ये तो माना कि तगालुफ न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तगालुफ अर्थात विलंब, उपेक्षा, खाक मिट्टी, कि हम ये तो मान रहे हैं कि फाइल आगे चल रही है, कि तुम विलंब नहीं करोगे, उपेक्षा नहीं करोगे, लेकिन जब तक ये कार्य होगा तब तक तो लगता है कि मैं खाक हो जाऊंगा, अर्थात मिट्टी हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। यह सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय और फिर यह चर्चा पूरे शहर में फैल गई। चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि जो पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति है वो एक शायर है। वहां तरह तरह के कवि और शायर इकट्ठा हो गए। वे सभी अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी को अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे, कि उन्हें उस व्यक्ति के दुख से तो कोई मतलब नहीं है कि किस परिस्थिति में वो उस पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी। इस सब पर ध्यान देने की बजाय वो सब अपनी अपनी कविताएं उसे सुनाने लगे और कहने लगे कि वो इन कविताओं की आलोचना करे। जब सब कमेटी को यह पता चला तो उसने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया कि भाई यह तो एक शायर है, तो इस विभाग को देखने का कार्य तो कल्चर डिपार्टमेंट करेगा। साहित्य अकादमी के सचिव के पास वो फाइल पहुंच गई और सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए आ गया। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है।
तथा कुछ दिन पहले ही उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। सचिव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इतना बड़ा कवि और वो भी उसकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने उससे कहा कि आप मुझे इस पेड़ के नीचे से निकलवा दीजिए। सचिव उसे वहां से निकलवाने का आश्वासन देता है और वहां से चला जाता था। कोई कार्य नहीं करता, सिर्फ आश्वासन देकर ही वहां से चला जाता है। अगले दिन सचिव उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई देता है कि तुम साहित्य अकादमी के सदस्य चुने गए हो। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना फिर से की कि तुम मुझे इस पेड़ के नीचे से निकलवा दो। तो इसमें उसने अपनी असमर्थता जताई कि मैं ये कार्य करने में समर्थ नहीं हूं। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो हम तुम्हारी पत्नी को वजीफा दे सकते हैं। उनके विभाग का संबंध तो सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा, इसलिए वन विभाग को लिख दिया गया है कि हमारा कार्य तो सिर्फ इतना है कि अगर तुम मर गए तो हम तुम्हारी पत्नी को कुछ वजीफा दिलवा देंगे। हम सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट देख सकते हैं, ये पेड़ काटने का काम हमारा नहीं है, इसके लिए तो हमने वन विभाग को लिख दिया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली शाम को उसे खुशखबरी देता है कि भाई ये पेड़ कट जाएगा। माली खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। अब पेड़ के नीचे दबे दबे उस आदमी को कई दिन हो गए थे, तो उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए। वो आकर पेड़ काटने का कार्य करने ही वाले थे, तो विदेश विभाग के आदेश से उस कार्य को फिर से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यह पेड़ पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था, और अगर हम पेड़ काट देंगे तो दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे, कि संबंध खराब हो जाएंगे। और पीटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है, बहुत मदद देती है। इसी कारण दो देशों के संबंधों को मधुर बनाने के लिए एक आदमी के जीवन का अगर बलिदान दिया जाए तो भी दिया जा सकता है, कि संबंध राज्यों के बीच में अच्छे रहने चाहिए। इसके लिए अगर उस व्यक्ति का जो जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है उसका बलिदान देना भी पड़ा तो दिया जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं आज, तो अब वो ही निर्णय लेंगे कि क्या करना है, इस पेड़ को काटना है या किससे बात करनी है। अब ये निर्णय प्रधानमंत्री जी देंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल को लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हुए पेड़ को काटने की अनुमति दे दी है और कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम्हारी फाइल पूरी हो गई है। यह बताते हुए वो जब कवि के हाथ को छूता है तो देखता है कि कवि का हाथ तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है। उसकी आंखों की पुतलियां निर्जीव हो गई हैं और चींटियों की एक लंबी पात यानी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी, क्योंकि उसकी जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। लेखक यहाँ यह व्यंग करता है कि सरकारी अधिकारियों ने मामले की संवेदनशीलता को अनदेखा कर दिया और विपदा में मुसीबत में पड़े उस आदमी की जान बचाने के स्थान पर उन्हें फाइल पूरा करने की अधिक चिंता थी। और इन कागजी औपचारिकताओं में उन्होंने इतना अधिक समय व्यर्थ कर दिया, इतना अधिक समय लगा दिया कि उस व्यक्ति की मृत्यु ही हो गई। आशा है आपको यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।